हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से पार्ट 2 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में ही इसका सेशन जो है खत्म होने वाला है। अगले दिन जो है अर्थशास्त्र चलेंगे, इकोनॉमिक्स का। तो इसका पहला पार्ट जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दिया गया है कि केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद में नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, राज्यों के मंत्री परिषद के आकार को भी निश्चित कर दिया गया है। इसमें भी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का विशेषाधिकार यानी कि वीटो होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण निषेधाधिकार जो है ये वीटो होता है। राष्ट्रपति किसी कानून को बनाने से पूर्व ही इसे वीटो द्वारा उस विधेयक को समाप्त कर सकता है। वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 में दी गई है। अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति और राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि शब्द प्राइमस इंटर पारेस क्या है? प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किसे दर्शाता है? प्रधानमंत्री को। प्राइमस इंटर पारेस अर्थात बराबरों में प्रथम। क्या? बराबरों में प्रथम का अर्थ है प्रधानमंत्री से। लाई मोरेली क्या है? लॉर्ड मोरेली जो होगा, लॉर्ड मोरेली ने प्रधानमंत्री को प्राइमर इंटर पारेस कहा था और कैबिनेट को आर्क का प्रमुख पत्थर के रूप में वर्णित किया। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में संसद, विधायक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उपबंध है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति पर नियंत्रण और शासन करने के संबंध में उपबंध दिया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में भारत का संघ एवं उनके राज्यों के क्षेत्र के लिए उपबंध है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला कि उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कहाँ है? राज्यसभा विकल्प भी सही। अगला कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित उपबंध दिया गया है। अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य क्या है राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाते हैं, होगा क्या कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के अर्हता होना चाहिए, चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल से संबंधित उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर होगा संसद। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 332 में अगर बात करें तो विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य के राज्यपाल कैबिनेट होता है। कौन होता है? कैबिनेट। राज्य का जो राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। अनुच्छेद 155 में वर्णन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाएगी। वही अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के विषय में उल्लेख है कि मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित कार्यों में सलाह देने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो इसका सही जो विकल्प है लगाना है आपको, यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिया गया है। तो मोरारजी देसाई का सबसे अधिक आयु थी। ठीक है, किनका थी? मोरारजी देसाई का 81 वर्ष की आयु थी इनकी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1977 से 79 तक रहा था। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन डैश द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीधे राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट संसद में पेश किया जाता है तथा राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित कर दी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उपराष्ट्रपति का एक डैश एक सदस्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा न तो लोकसभा सदन और न ही राज्यसभा सदन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो इसका सही विकल्प लगाइए गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। टीटी कृष्णमाचारी पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और ये 2 बार वित्त मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे। लाल बहादुर शास्त्री जो है यहाँ पे 1964 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। क्या चुना जाता है भाई? निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा के अधीन। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में निहित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इससे पहले बता दें कि अध्यादेश का 6 हफ्ते के भीतर पारित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह निरस्त माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसका सही विकल्प लगाइए स्थिति परक विवेक। क्या? स्थिति परक विवेक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा कि दंड के स्वरूप को
बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सजा या दंड क्षमा। ठीक है, क्षमा यानी कि पार्डोन, यह एक ऐसा आदेश है जो अपराधी को उसके अपराध से पूरी तरह मुक्त करता है। और विराम जो है रिस्पाइट, किसी दोषी को दी गई सजा को असाधारण परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि गर्भावस्था या दोषी के पागलपन में इस आदेश द्वारा अस्थायी रोक लगा सकती है। अब लघुकरण कम्युनिकेशन सजा के रूप को बदलकर कम करना, जैसे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। ठीक है, इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। अगले प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है आपसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य इनमें से कौन होते हैं, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का विवरण है और भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। वहीं जो अनुच्छेद 91 है भारतीय संविधान में वर्णित, ये क्या करता है, अनुच्छेद 91 में उल्लेख है कि यदि सभापति उपस्थित नहीं है तो सभापति का कार्यभार उप सभापति संभालेंगे। ये अनुच्छेद 91 में कहा गया है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है 1950 से 62 तक रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इनको देश रत्न अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। FA अहमद फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 12। कैसे, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती में। अमरावती उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो गया। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JK महेश्वरी थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का नगर है। यह भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। वारंगल को भारत के तेलंगाना की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगला कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। इसका कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसका सही उत्तर लगा दीजिए विकल्प C। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ता के संबंध में निहित है ये इसमें बातें। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अगला है कि भारत की पहली और गैर कांग्रेसी
सरकार के नेता थे, गैर कांग्रेसी सरकार के नेता मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इन्होंने 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। प्रथम बार पॉकेट बिट्टू का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया। इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। वीपी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनका कार्यकाल 1989 से 90 तक रहा था। वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2004 से 9 और 2009 से 2014 तक। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम कंडीशन है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से किसी ने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जस्ट ही थोड़ा देर पहले बताए थे। अगला है कि मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। मृत्युदंड को क्षमा राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमा दान दे सकते हैं। क्षमा यानी कि दोषी के सभी दंड माफ कर दिए जाते हैं। विराम, दोषी को मिले सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। प्रविलंबन जो है, मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना ताकि क्षमा याचना कर सके। परिहार यानी कि दोषी को मिली सजा को परिवर्तित किए बिना सजा की अवधि कम करना। लघुकरण तो मृत्यु दंड को बदलकर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना। ये तो हो गया आपका क्षमा की बात। अगला, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति साहब। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है निलंबन निषेधाधिकार विट्टो। ठीक है, निषेधाधिकार विट्टो। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य लेखनी न्यायिकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसे निलंबन निषेधाधिकार विट्टो कहते हैं। ठीक है, अब पॉकेट बिट्टो निषेधाधिकार के बारे में जान लीजिए। विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित समय सीमा तक विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं। अगला है पूर्ण निषेधाधिकार। यह राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है और वह विधेयक समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 123 अनुच्छेद 123 123, इसे पढ़िएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, थोड़ा देर पहले बताए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों की जो कार्य करने की ये क्या बोलता है अनुभव होनी चाहिए इनकी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में करी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 में चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत किसी एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।
आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान की छठवीं अनुसूची में स्वायत्त जिलों को गठित एवं पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने, आगे की ओर चलते हैं, वाला फंड कौन सा होगा, ये पूछा है शायद। यहाँ पे वाला फंड कौन सा है? तो आइए इसका सही उत्तर लगा देते हैं, भारत की आकस्मिक निधि। क्या हो जाएगा? भारत की आकस्मिक निधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। वैसे बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होंगी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री डैश के नेता हैं? तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये 6 महीने के लिए प्रभावित रहता है। ये 123 में, अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना है? ये 5 वर्ष का है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है? तो 2 होती है। ठीक है ना, कितने होती है? 2। एंग्लो इंडियन वाला जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। अगला है कि सामान्य कानूनी अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे उच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सुप्रीम कोर्ट में बोला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला है कि भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर भारत की अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्यरत रहना होता है जब तक कि निर्वाचन द्वारा नए राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये 62 नंबर नहीं रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी तो आपको बताए हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉकेट वीटो। इसके बारे में भी बता चुके हैं। अगला है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। ठीक है, अगर सेशन शुरू से ढंग से याद से अच्छे से करते आए होंगे सारा क्वेश्चन आगे की बन जाएंगे। अगला है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति।
अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे, हो जाएगा उपराष्ट्रपति साहब को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1935 में रॉयल स्वीकृति दी गई। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि फेडरल कोर्ट के स्थान पर गठित हुआ। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद जो है 124 के अंतर्गत आता है। अगला है कि भारतीय संविधान के डैश अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु पूरा न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे अनुच्छेद 66। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पुदुचेरी जो है ये आता है आपका किसमें, मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा यतो धर्मस्तु जय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद पर क्या होते हैं, आसीन होते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रावधान दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्यायालय प्रणाली का पालन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत। ठीक है, अगला है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या, राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ लगा देते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं तो स्थानीय सरकार के मंत्री। ठीक है, कौन सा, स्थानीय सरकार के मंत्री। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से निर्वाचन आयोग, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, आपात प्रबंध समिति के बारे में है। कह रहा प्रश्न कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग क्या, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ लिया है आपसे उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। वही 5वीं अनुसूची में इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के विषय में प्रावधान है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है।
तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 11वें भाग में। किसमें? 11वें भाग में। इस भाग में अनुच्छेद 245 से 263 तक के विषय में उल्लेख है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे, हो जाएगा सामान्य बहुमत। क्या हो जाएगा? सामान्य बहुमत हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? ये पूछा है, तो 6 महीने तक। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित है? विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 370 जो कि हट चुकी है। यह एक ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ये हटा दी गई है 2019 में। अगला प्रश्न है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। वहीं बता दें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संशोधन में सर्वप्रथम कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में बना, 1993 में लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तथा 1993 में लागू हुआ। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः ग्रामीण स्वायत्तता व शहरी प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 क में चुनाव आयोग का उल्लेख है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद आदि के चुनावों से संबंधित शक्ति होती है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.एस. सरकारिया। ठीक है, आर.एस. सरकारिया। आगे की ओर चलते, देखिए सरकारिया आयोग का गठन 9 जून 1983 में किया गया था। इसमें अपनी रिपोर्ट 1988 में जमा करा दी थी। ठीक है, सरकारिया आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जनादेश के रूप में एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना के लिए एक सिफारिश की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 101 में दर्शाया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और अनुच्छेद 279 में शुद्ध आय की गणना से संबंधित है। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बार बार पूछ रहा है, प्रधानमंत्री। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। पूरा प्रश्न क्या पूछा कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो करते हैं राज्यपाल साहब। कौन करते हैं? राज्यपाल साहब। अगला प्रश्न है आपका कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन व दीव को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वही 55वां संविधान संशोधन जो है, यह संशोधन 1986 में पारित हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 371H जोड़ा गया। ठीक है, अगला है कि 52वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 1985 में पारित हुआ। इस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। और 57वां संविधान संशोधन 1987 में पारित हुआ था। सारा का सारा क्लियर हो गया। अगला, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में। अगला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो मोरारजी देसाई के द्वारा करी गई थी।
अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे, हो जाएगा 1965। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 एक राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के विषय में प्रतिवेदन देगा। अनुच्छेद 234 में जिला न्यायाधीशों से अलग किसी व्यक्ति को राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे 1952। क्या हो जाएगा? 1952, 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का डैश के लिए काम करने का परामर्श देता है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा लेंगे? ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 56। ठीक है, कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में 56 में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहा है कि कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो कैग जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्था का। आगे की ओर चले। देखिए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में वर्णित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना देरी किए। प्रश्न क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछ लिया है कि पंचायतों की शक्तियां क्या है? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया। तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे, हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RS सरकारिया। क्या हो जाएगा? RS सरकारिया। अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए 356। क्या? 356, अनुच्छेद 356। अगला कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये 2019 में हटा दी गई थी। कितने बार बोलना पड़ता है। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न पे चले। कह रहे कि कौन सी समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? तो अर्धन्यायिक प्रकृति की कौन सी होती है? विशेषाधिकार समिति। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि डैश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये करी गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। अगला है प्रश्न की अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या?
पंचायतों की संरचना से। किससे? पंचायतों की संरचना से। अगला है कि संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वहीं वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अगला है कि चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे ले। प्रश्न पूछा कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? नगर पालिका निगम जो है मद्रास नगर निगम हो जाएगा प्रथम। दिल्ली नगर निगम की स्थापना 1958 में हुई थी। वहीं कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1876 में और मद्रास का 1688 में। समझ रहे हैं? बहुत पहले। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 तक। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया, जो 10 जनवरी 1968 तक जारी रहा। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है इसमें। आगे की ओर चलते हैं। करार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे असम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असम को वर्ष 1969 में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हर वर्ष 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा लेंगे? इसका सही विकल्प लगा लेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि फिर से 47, अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि 47 2 बार क्वेश्चंस में बुक में ही दे दिया गया। कोई नहीं। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। कितने बार? 3 बार। प्रथम बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, द्वितीय बार 1971 भारत पाक युद्ध के समय और तृतीय बार 1975-77 आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, क्या कह रहा था प्रश्न ये कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 अ में निर्धारित किए गए अनुसार डैश है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। यहाँ से विविध वाला प्रश्न देख लेते हैं। विविध वाला भी दिया गया था, इसलिए इसमें संयुक्त कर दिए हैं। प्रश्न पूछा है कि बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न है आपका कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण नियुक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे कार्मिक मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय। अगला है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये 24 जनवरी 1950 को। अगला है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, होगा क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग को अर्धन्यायिक निकायों के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भाई साहब कितना बार ये बोलेगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला कि पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1990। अगला कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी, तो इसका सही विकल्प लगाइए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई, तो इसका सही विकल्प होगा 1952, 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केशवानंद भारती केस। ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 के आधार पर किया गया था। यह सिद्धांत संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति जर्मनी के संविधान में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि GV.K. राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? GV.K. राव इस समिति का जो संगठन है मतलब संबंधित है ये पंचायती राज से, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। ठीक है। इससे आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डैश कहा जाता है? इसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। क्या कहा जाता है? अगस्त ऑफर। अगला प्रश्न है आपका कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका असफ अली। कौन? असफ अली। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने करी थी। अगला है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर YV रेड्डी हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 क्रिप्स मिशन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। यह मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 के दौरान भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अगला है कि 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? न्यायिक सक्रियता शब्द जो गढ़ा है ये किसने गढ़ा? आर्थर स्लिंगसर। कौन गढ़े थे? आर्थर स्लिंगसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ लिया है आपसे कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस VR कृष्णन अय्यर और PN भगवती। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कौन सी समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? अर्धन्यायिक प्रकृति की पूछ लिया है, तो विशेषाधिकार समिति। क्या हो जाएगा? विशेषाधिकार समिति। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति की अनुशंसा की थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नीति आयोग। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 1950।
राष्ट्रगान को 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280, ठीक है। यह भाग 12 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इस परिषद का गठन 28 मई 1990 में किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद किसी भी विवाद या शिकायत स्थगन अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के लिए जल का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में विवरण दिया गया है। अगला है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926, ठीक है। अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। यह भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, ये पूछ लिया आपसे, किस वर्ष में पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट? यानी कि क्या है? पिट का भारत, यानी क्या कह रहा था ये? पिट का भारत अधिनियम। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वर्ष 1784 में पारित हुआ। इस एक्ट का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट के नाम के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है। अगला कि भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए दृढ़ संविधान। क्या हो जाएगा? दृढ़ संविधान। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा? 1921। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट भी डला हुआ है, आप लोग जाके वहां से देखिए। प्लेलिस्ट में इसका पहला सेशन भी डला हुआ है। अब अगले दिन जो है आप लोगों के बीच अर्थशास्त्र आएगा। कौन सा सेशन आएगा? अर्थशास्त्र का सेशन आएंगे। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।